हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है डायरेक्ट एनर्जी वेपन 9 लाइन चाइना अटैक ऑन इंडियन सोल्जर बाय माइक्रोवेव वेपन। माइक्रोवेव वेपन, मुझे कोई आइडिया नहीं माइक्रोवेव वेपन क्या है। माइक्रोवेव वेपन की बातें आ रही थी, मगर जहां मैंने सुबह एक क्विकली न्यूज़ पढ़ी नहीं थी, मगर उसमें कहीं लिखा हुआ था कि फेक न्यूज़ है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई लगा और ये था कि माइक्रोवेव वेपन होता क्या है? हमने माइक्रोवेव तो सुना है जिसमें खाना बना गर्म करते तो हैं। माइक्रोवेव वेपन है, अगर मान लीजिए अपना हाथ आपका अंदर रह जाता है माइक्रोवेव में। मैं फिक्टिशियस बोल रहा हूँ कि नॉर्मली तो दरवाज़ा है, अगर आप खोलो माइक्रोवेव, लेट्स अज्यूम आपका हाथ अंदर रह गया और आपने बंद भी कर लिया, तो इतनी वेव्स आएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा हाथ। मगर इट इज सेम एज हीटिंग, राइट? ओवन में डालते हैं तो माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव ही है ना, इट्स अ वेव। अच्छा, माइक्रोवेव क्या है मतलब? ओ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जो हाँ, माइक्रोवेव ओके। जो आपके खाने मैं को माइक्रोवेव का डब्बा समझ रही थी। माइक्रोवेव जो आपके खाने को गर्म करती है, क्योंकि उसमें हाँ। एटम्स को मूव करती है, थर्मल एनर्जी से होती है, तो इवेंचुअली वही है। आप अगर किसी के ऊपर, जैसे मान लो किसी के ऊपर आप एक्सरे फेंकते हैं, तो और एक्सरे से पहले आप लेड पहन के जाते हैं कि आपके, तो वही कुछ भी कर सकता है। रे आप एक्सरे मारिए, आप माइक्रोवेव डालिए, इतनी सारी बेटा रेज हैं, गामा रेज हैं, इतनी सारी डेंजरस वेव्स हैं। मेरे को यही लग रहा है कि क्योंकि माइक्रोवेव का तो वही कॉन्सेप्ट है, तो इतनी सारी वेव्स मार के आप बहुत डैमेज कर सकते हैं। इतना माइक्रोवेव अवन यूज कर करके वो माइक्रोवेव में अवन का सोचो, मैं अवन से कौन सा वेपन कि माइक्रोवेव की अवन लेके फेंक रहे हैं लोग। नहीं, इतना भी नहीं मैंने सोचा था। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए और मेरी थ्योरी ऑफ माइक्रोवेव पसंद आई हो तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो, ताकि सबके दिमाग में यही थ्योरी घुस जाए। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा अगर महासागर ओशियन की बात करेंगे तो वो तो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक। लेकिन सबसे बड़े अगर सागर की बात करेंगे तो साउथ चाइना सी है, दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर पर एक नक्शा बना था जो 1951 में चाइना में बना हुआ था। उस नक्शा में एक 9 रेखाएं खींची गई थी जिसका नाम था 9 डैश लाइन। चाइना कहता है कि ये सागर नहीं है बल्कि ये मेरे देश का हिस्सा है। मतलब पूरी दुनिया के लिए कानून अलग, इन गधों के लिए अलग कानून है। मतलब वो सागर नहीं, वो मेरे देश का हिस्सा है। यानी ये जो 9 डाइस लाइन है, इसके अंदर की सारी चीजें उसकी है। यानी इसके अंदर जो आइलैंड है ये चाइना के हैं, इसके अंदर जितना पेट्रोल है वो चाइना का है। यहाँ इंटरनेशनल रूल नहीं लग सकते हैं, ये चाइना का कहना है। 9 डैश लाइन को चाइना अपना संप्रभुत्व दिखाता है, सोवर्निटी की, यहाँ तक मेरा है। चाइना ने इस 9 डैश लाइन के बीच में बहुत सारे अपने रडार स्टेशन लगा रखे हैं। समुद्र में उसने रडार लगा दिया, यहाँ कोई भी हरकत होती है उसको पता चल जाता है। ये साउथ चाइना सी जो है ये पूरी तरह से पेट्रोलियम से भरा हुआ है। अगर अगल बगल के देश, वियतनाम यहाँ से पेट्रोल निकालता है तो चाइना यहाँ से कहता है कि ये तुम्हारा नहीं है। अब सोचिए, तो ये एरिया जनरली ये तो वियतनाम का होना चाहिए। अब यहाँ ब्रुनेई है और ये यहाँ पर आपका मलेशिया है। इनको चाइना यहाँ से पेट्रोल निकालने नहीं देता है, कहता है कि ये मेरा एरिया, हद है यहाँ पे। और इसने क्या कर रखा है, वहां पर बीचों बीच में इसने कई जगह पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखे हैं। यहाँ बालू फेंक फेंक के अपना आर्टिफिशियल आइलैंड बना के एयरपोर्ट वगैरह सब बना लिया, नेवी का बेस, एयरफोर्स वगैरह सब बना दिया। और दूसरे देश के जो पेट्रोल वगैरह होते हैं उन्हें वो निकालने नहीं देता है, तो बहुत मजबूर हो जाते हैं सब। तो इसलिए वियतनाम वगैरह जो है सब, वो भारत से कहते हैं कि आप पेट्रोल निकाल दीजिए। तो भारत वियतनाम वगैरह का पेट्रोल निकालता है, अमेरिका निकालता है, रूस वगैरह निकालते हैं। चाइना इसका विरोध करता है। अभी चाइना जो है, डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं चुनाव, जो बाइडेन चाइना के खिलाफ उतना जाएंगे नहीं। तो 2017 में इसने एक नियम बनाया था जिसका नाम था कोड ऑफ कंडक्ट। यानी उसने कहा था जिस तरह से चुनाव में आचार संहिता लगती है ना, वैसे ही यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में आने से इस 9 डाइस लाइन के अंदर एक आचार संहिता लगेगा जिसका डिसाइड चाइना करेगा। और धीरे धीरे ये छोटे मोटे देशों से मनवा रहा है, इनको लालच दे रहा है कि भाई अगर तुम इसको मान लोगे तो तुम्हें कुछ पेट्रोल निकालने देंगे। और बाकी के देश जो हैं वो चुप बैठे हैं। भारत को इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए, जबकि भारत बड़ा सॉफ्टली विरोध कर रहा है। भारत का कहना है कि भैया जो भी नियम यहाँ लगेगा वो यूएन के नियम के हिसाब से लगेगा। अरे भाई भारत, आपका दिमाग कहाँ जा रहा है विदेश मंत्रालय का? जो नियम यूएन के हिसाब से लगेगा तो फिर नियम बनेगा क्यों? यूएन का ऑलरेडी पूरी दुनिया के लिए नियम लगा है कि कोई भी देश अपने समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल मील तक ही पेट्रोल को निकाल सकता है। उस हिसाब से भारत का ये वाला एरिया आ जाता है जिसे हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहते हैं। ये 200 नॉटिकल मील तक आता है। तो चाइना को ये कहां से ये मिल जा रहा है? यहाँ पे 1200 नॉटिकल मील का ये एरिया।
भारत को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए, और विरोध जो है ना दूसरे तरीके से करना चाहिए। भारत को भी कहना चाहिए कि जो हिंद महासागर है, ये इंडियन ओशियन में भी वो एक कोड ऑफ कंडक्ट लाएगा जो भारत के हिसाब से रहेगा, और हमारा कोड ऑफ कंडक्ट बहुत सिंपल रहेगा। जैसा दक्षिणी चीन सागर में कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा ना, वैसे ही मेरा रहेगा। तो भैया हमने तो पूरा का पूरा उठा के फेंक दिया चाइना के ऊपर से, तो आराम से समझाने पे वो नहीं समझेगा, और अगर हम छोड़ देंगे ना तो ये सारे देश को धीरे धीरे गुलाम बना लेगा। और जो RCEP देख रहे हैं ना, जिसका कल वीडियो बनाए थे, धीरे धीरे चाइना कहेगा कि RCEP के जितने 15 देश है ना, उस पर मेरा अधिकार है, कोई ठीक नहीं है इसका। तो जो है इसको प्यार से समझाने पे नहीं समझेगा। और चाइना ने एगो नया खुलासा कर रहा है। चाइना के एगो प्रोफेसर है जो इंटरनेशनल रिलेशन के यूनिवर्सिटी में क्लास लेते हैं, उनका कहना है कि अगस्त के महीने में चाइना ने एक कांड कर दिया। कांड क्या किया कि भाई साहब, ये पैंगसो लेक है, इसके नॉर्दर्न एरिया को ये फिंगर कहते हैं। ये वाला फिंगर, ये फिंगर 8 है और ये फिंगर नंबर 1 है। यहाँ 4 फिंगर तक भारत का कहना है कि मेरा पूरा फिंगर 8 तक है, जबकि चाइना का ऐसा नहीं है। चाइना पहले कहाँ था? चाइना श्रीजित कॉम्प्लेक्स तक था, और यहाँ पर खुरनाक वैली तक था। तो ये खुरनाक फोर्ट तक चाइना था, यहाँ से यहाँ चाइना अचानक यहाँ आके बैठ गया। तो भारत ने क्या किया, ये जो नॉर्दर्न एरिया है ये नीचे है, जबकि साउदर्न एरिया जो है, साउथ वाला एरिया हाइट पर है। तो भारत ने यहाँ काला टॉप वगैरह पे कब्जा कर लिया। अब यहाँ से हम लोग सीधे सिरजाप वैली कॉम्प्लेक्स पे अटैक कर सकते हैं, और यहाँ से सीधे खुरनाक फोर्ट पर कर सकते हैं। ये चाइना के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चाइना का मेन बैकअप इन्हीं 2 जगह से। चाइना के फौजी ने उधर खड़े रहते हैं, लेकिन मेन हथियार, गोला बारूद, ट्रक, ट्रेन, रसद सब उधर ही रहता है। तो भारत यहाँ से आराम से अटैक कर सकता है। तो इन्होंने एक नया चुटकुला सुनाया है, सुनिए क्या चीज। अगस्त के महीने में इन लोगों ने एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाया था, जिसको माइक्रोवेव कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न कर देता है, त्वचा जलने लगती है। जिस तरह माइक्रोवेव ओवन आता है ना, उसमें खाना गर्म कर, वैसे जलने लगता है। इनका कहना था कि इन्होंने पूरी पहाड़ी को गर्म कर दिया, पूरी पहाड़ी को। भाई साहब, पूरी पहाड़ी को गर्म करने के लिए इतना छोटा सा माइक्रोवेव नहीं आएगा, ये डायरेक्ट ही किसी चीज को गर्म कर सकता है। तो इनका कहना है कि इससे हम लोगों ने गर्म कर दिया, जिससे भारतीय सैनिक पीछे चले गए, फिर हम लोग वहां पे जाके चढ़ गए। देखिए भैया, इनकी बात की सच्चाई देखिए। अगर आप यहाँ चढ़ गए हैं और ये एरिया खाली करा लिया है, तो फिर हमसे वार्ता काहे कर रहे हैं, काहे मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि वापस जाइए। एक काम कीजिए, यही वाला डायरेक्ट एनर्जी वेपन जी आपका माइक्रोवेव छोड़ता है, आपने इस पे कब्जा कर ही लिया है, यहाँ से मार दीजिए। एक के बाद फिंगर 2 पे भी भारत यहाँ से भी चलाएगा, दिल्ली तक मार दीजिए। यहाँ पे आप क्यों यहीं तक रुक गए, ऐसा क्यों कहानी सुना रहे हैं आप। दूसरा कि भाई आपके पास अगर इतना हैवी वेपन रहता जो पूरे पहाड़ को गर्म कर सकता था, वो भी लद्दाख जैसे ठंडे एरिया में, तो इतने छोटे ट्रक पे तो लगेगा नहीं। इतने छोटे ट्रक पे डायरेक्ट सामने आना चाहिए, क्योंकि नाम है इसका डायरेक्ट एनर्जी वेपन। ये डायरेक्ट लगेगा तभी तो पहाड़ में आदमी पीछे छुप जाएगा, अगर जलन वगैरह होता भी है तो पीछे छुप जाएगा। तो इनका कहना ना पूरा पहाड़ में गर्म हो गया था। भाई पूरा पहाड़ गर्म हो गया तो गल काहे नहीं गया। एक से एक कहानी सुनाते हैं लोग। चाइना का टोटल गेम जो है ना प्रोपोगेंडा पे रहता है। वो पंजाब के सिख सैनिकों को पंजाबी गाना सुना रहे थे और कह रहे थे कि ठंड में भारत वाले तुम्हें खाना खाने के लिए नहीं देंगे। देखो सोचो वहाँ पे, यहाँ पे पूरा बढ़िया से बजाएगा सब वहाँ सिख रेजिमेंट वाला। अभी बिहार रेजिमेंट वाला ठोका था, सब बढ़िया से भुला गए यहाँ पर। अब ये कहते हैं, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं कि वापस चले जाओ। अब एक बात बताइए, अगर ये यहाँ पर मान के चलिए कि आया ही था, ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन दिया भी था, तो आप बताइए जिस समय स्टैंड ऑफ चल रहा था तो चाइना के एक एक तंबू, एक एक आदमी पर हमारे सैटेलाइट जो थे वो नजर रख लिए थे। एक एक रिपोर्ट दिया जा रहा था कि कौन कहाँ पर है। तो वो सैटेलाइट क्या आंख बंद कर लिए थे जब उनका डायरेक्ट एनर्जी वेपन आया था तो वहां पर? और हमारी सेना ने तो आज तक कहा भी नहीं था इस बात को, नहीं चाइना ने। और अगर आया रहता तो वार्ता क्यों होती? इसका मतलब अभी तक वहां पर स्टैंड ऑफ है, तभी तो हम लोग में आज भी मीटिंग चल रही है। अगर ये एनर्जी वेपन मार दिए रहते तो वहां कोई रहता ही नहीं, फिर वार्ता करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि भारत और चाइना के बीच में 96 में ही समझौता हो गया था हम लोग के बीच में कि हम लोग एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे यहाँ पर। अब देखिए एक और गलती कैसे पकड़ा है। चाइना ने अपना एक एयरफोर्स का जहाज वहाँ पर पाकिस्तान में भेज दिया, पीओके में। पीओके के स्कर्दू एयरपोर्ट पे जब वो जहाज उतरा ना तो हमारे सैटेलाइट उसको इमेज में पकड़ लिया यहाँ पर और चाइना को बता दिया कि देख तुम्हारा एगो जहाज पाकिस्तान में, मतलब तुम्हारा जहाज अगर पाकिस्तान में है तो हम पकड़ सकते हैं। उसका 2 छोटा छोटा जहाज
चेंगडू J20 यहाँ पर मिग 21 का मॉडल है ये, यहाँ पर इसको पकड़ लिया सेटेलाइट वालों ने, चाइना को खुद बता दिया। तो हम लोग जब पाकिस्तान पर इतनी गहन नजर रखे हैं, चाइना के अंदर इतना गहन नजर रखे हैं कि कहाँ कहाँ है, तो गलवान जहाँ हमारे फौजी खड़े हैं उनके सामने हम लोग नजर नहीं रखेंगे, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हाँ, चाइना की आदत है, शुरू से ही वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है और धीरे धीरे हावी हो जाता है। पहले वो कहेगा दक्षिणी चीन, आज से 15 से 20 साल पहले अगर आपके अपने पिताजी से जो पूछिएगा, जो सीनियर होंगे, दक्षिणी चीन सागर का कोई मामला ही नहीं था। वो धीरे 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 इसको इतना फैलाया, क्योंकि आपको ही पता है किसी झूठ को अगर आप 100 बार कहिएगा ना तो वो क्या हो जाता है, सच बन जाता है। जैसे ठंडा मतलब, तो ठंडा मतलब वो चीज होती है जिसका टेम्परेचर कम है, लेकिन सबको पता है ठंडा मतलब कोको कोला, क्योंकि इतनी बार बोला गया। जैसे खान सर, हमको खान सर, हमारा ओरिजिनल नाम कोई नहीं जानता है, पर खान सर हो गया। क्यों? क्योंकि यही लोग जानते ही हैं। तो चाइना यही मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है कि भारत के लोगों को हरा सके। ऐसा नहीं हो सकता। चाइना कह रहा है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था देखनी चाहिए, उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, -23% चला गया। उल्टा सीधा हम लोग को धमकी देते हैं चाइना वाले। खैर, धीरे धीरे इकोनॉमी भी अपने पटरी पर आएगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। जिस तरह से डिफेंस में एकदम तेजी लाया गया है, मोदी जी तो आधा विदेश मंत्रालय खुद ही संभालते हैं, लेकिन थोड़ा सा वित्त मंत्रालय थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो इसमें भी जिस दिन सुधर जाएगा, हम लोग इनका अच्छा से जवाब दे देंगे। ये 1962 नहीं है, बहुत आगे निकल गया है। तो आप इस दुविधा में मत फंसिएगा कि हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट एनर्जी वेपन वगैरह है। चाइना इसको बना रहा है, बनाने में सक्सेस भी हुआ है, बट वहां इसका प्रयोग नहीं हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, वाकई काफी इंटरेस्टिंग न्यूज थी कि पर उन्होंने ये कहा कि चाइना ने ये वेपन बनाया हुआ है, तो मतलब वेपन है। मुझे तो लगा कोई ऐसा वेपन ही नहीं है, ऐसी कहानी बना दी है और कह रहे हैं कि हम लेके आए और ये सब किया है। पर अगर वेपन बना हुआ है तो मैं तो ये कहूंगी कि फिर तो हमको भी ऐसा वेपन बनाना चाहिए, इससे बड़ा और भयंकर वेपन बनाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए। इंडिया के पास भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं, जिसमें अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो इलेक्ट्रिसिटी का शॉक फेंकते हैं। तो पॉइंट वही है कि उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। और जैसे यूएस के पास भी हैं लेज़र बीम वाले, कि जैसे एग्जांपल दिखाया भी था हमने कुछ वीडियोस में कि शिप में उन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं, अब लेज़र बीम मारते हैं, उड़ाते हैं चीज़ों को। तो वही बात है अच्छा, कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन है और सीधा बीम फेंकते हैं। मगर अगर इन्होंने पूरे पहाड़ को गर्म कर दिया था तो इसका मतलब वहाँ पे बर्फ पूरी पिघल जानी चाहिए। बर्फ पिघल गई, फिर तो इंडियंस को बड़ा अच्छा लगता है कि आराम से घूम फिर रहे होते हैं, कोई पंगा ही नहीं है कि वहाँ पे स्नो में धस के फाइट करने से अब बिंदास फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि तुमने गर्म कर दिया पूरे तो ये झूठ बोलते हैं, समझते नहीं है कि क्या झूठ बोल और रहे वहाँ हैं। शैडो में बैठे उनको रोटी पकानी है, बाहर ऐसे कच्ची रोटी फेंकते हैं, वो पक जाती है, फिर आते हैं अपना दाल वाल गर्म करके खाते हैं और बहुत ही अच्छा। बीच बीच में उनकी रुकती है तो घूमते हैं बाहर। तो मतलब जो भी, जहाँ तक मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ी थी, मेरे ख्याल से हेडलाइन में यही लग रहा था कि लिखा था कि फेक न्यूज़ है सारी। अच्छा, तो काफी इंटरेस्टिंग बात थी। पर मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहाँ से न्यूज़ बना बना के फेंक रहे हैं ये। उनको ये नहीं पता चल रहा कि मजाक उड़ेगा जब पता चलेगा कि ये सेंसलेस न्यूज़ है आप कर रहे हो। पर एनीवे, चलो एक और पता चल गया हमको, तो नॉलेज जितनी मिल रही है अच्छा है। ये पता चल रहा है एनिमी कहाँ कहाँ किस टाइप से कर सकता है, तो वो अवेयरनेस तो आ ही रही है हमारे अंदर भी। तो अलर्ट रहना चाहिए, या जो एनिमी है ये कुछ भी कर सकता है, हर तरह का चीज। और डेफिनेटली जो बात कर रहे थे साउथ चाइना सी की, वो तो पूरी बोगस है। सारी कंट्रीज जो उस पूरे रीजन में है वो परेशान हैं, और मेरे ख्याल से फिर भी ये समझ नहीं आता, उनमें से कुछ कंट्रीज अगर RCEP में आ चुकी हैं तो वियर्ड बात आना नहीं चाहिए था। और जहाँ तक इंडिया का है, आई एम श्योर कि इंडिया काफ़ी मतलब कुछ करेगा कि उसको रिपेल करेगा। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ भी करने के लिए आपका GDP है। अगर आपका पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? और यही की रीज़न है कि इंडिया फोकस कर रहा है वोकल ऑन लोकल पे, कि जब तक इंसान जो है वोकल है लोकल पे, और आप अपने GDP को बढ़ा सकते हैं। सोर्स वही है। अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे से आपके पास मिलिट्री आती है, उससे पैसे से इसरो के सैटेलाइट्स आते हैं, उस पैसे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। हर चीज़ का जो मेन है वो है पैसा, और पैसा तभी आएगा अगर आप प्रमोट करेंगे अपनी ही कंपनीज को और अपना ही GDP इंक्रीज करते हैं। अगर वो सब ठीक हो रहा है तो कॉमन इंसान ने बहुत अच्छा काम कर लिया, और वहाँ पे सोल्जर को भी काफ़ी फैसिलिटी मिलेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को मेड इन इंडिया ही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए अगर हमें अपने इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो था, काफ़ी नॉलेज मिली। तो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।